हेलो पीपल, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नेम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, उसका लास्ट पार्ट, मिनरल्स एंड द प्लांट टिश्यू कल्चर एज सोर्स ऑफ ड्रग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स ब्रश अप। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। वैसे तो पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज यूज्ड नेचुरल सोर्सेज एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, है ना। जब से आया है इंसान ज़मीन पे उसने नेचुरल सोर्सेज को यूज़ किया है उसकी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। अब उसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब आते हैं। सो ये डायरेक्टली भी यूज़ होते हैं और ये इनडायरेक्टली भी यूज़ होते हैं। तो सिंस दीज आर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी. Now, these drugs that are obtained from the natural sources have been categorized into 6 categories: plants, animals, marine organisms, microorganisms, minerals, and the plant tissue culture. अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस हैं उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने प्लांट्स किया था एज सोर्स ऑफ ड्रग्स, सेकेंड में हमने किया था एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज सोर्स ऑफ ड्रग, एंड थर्ड में हमने लिया था मरीन ऑर्गेनिजम्स एज सोर्स ऑफ ड्रग्स। ये तीनों वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों की मेमोराइजेशन के लिए, लर्निंग के लिए आसान रहे। ठीक है, सो आज हम लेंगे द लास्ट पार्ट, दैट इज़ मिनरल्स एंड प्लांट टिश्यू कल्चर एज सोर्स ऑफ ड्रग्स। अब अगर हम थोड़ा सा देखें तो जैसे जो हमारी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मार्केट है अभी, उसमें कई ड्रग्स होंगे, है ना। अब उसमें से कितना पोर्शन नेचुरल सोर्सेज का है और कितना जो है वो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक का। तो ये आपके सामने है। सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक जो हैं that comprises of 60 to 65%, while drugs that are obtained from natural sources are 30 to 40%. ठीक है, अब यही जो नेचुरल सोर्सेज हैं अगर हम उसकी ब्रेकडाउन देखें कि कौन कौन से सोर्सेज से कितनी कितनी मिलती हैं, सो मेजर पोर्शन प्लांट्स का आता है। बोटानिकल से सबसे ज़्यादा ड्रग्स इस वक्त फार्मास्यूटिकल मार्केट में मौजूद हैं जो नेचुरल सोर्सेज से ली गई हैं। ठीक है, 25% हो गया। देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज़ 10 to 15%। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बहुत मेजर पोर्शन एंटीबायोटिक्स का आता है। ठीक है, थर्ड वन इज़ द एनिमल्स विच इज़ 1 to 5%। देन मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत छोटा पोर्शन है, लेस देन 1%, बट दैट डजंट मीन दैट दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दोज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। Let's start with minerals as source of drugs. So minerals as source of drug, what does that mean? It means that the naturally occurring inorganic substances that are present in the earth, that are obtained from the earth, can either be used as pharmaceutical excipients or as active pharmaceutical ingredients. ठीक है, तो जो हमें मिनरल्स मिलते हैं अर्थ से वो हम इन 2 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, या तो एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। अब ये क्या होता है, एपीआई और फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स क्या हैं? API are actually the substance that is present in a medicine that gives the intended therapeutic or pharmacological effect. मतलब ये हुआ जैसे आपको फीवर है, आपने क्रोसिन लिया, तो क्रोसिन में क्या है जो बुखार दूर करेगा। आपने क्रोसिन क्यों ली? बुखार दूर करने के लिए। तो क्या है ऐसा जो बुखार दूर करेगा? पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल इज द API इन क्रोसिन। ठीक है, और जो उसके अलावा जो हैं टैबलेट में चीज़ें वो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स हो गए। अब मतलब वो क्या होंगे इसके अलावा? जैसे हो गया आपका टेस्ट मास्किंग के लिए कुछ यूज़ किया हो, वो हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, कोई स्वीटनर हो गया, ये चीज़ें, या फिर वो भी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स में काउंट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कुछ यूज़ हुआ, जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड व्हाट इज अ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट. Now these minerals or these drugs that are obtained from minerals are used as antacids, laxatives, hematinics, skin protectants and formulation aids because of their stability, availability and cost effectiveness. ठीक है, इसके अलावा ये बहुत कम पोर्शन हमारी फार्मास्यूटिकल मार्केट का लेते हैं विच इज़ लेस देन 1%. ठीक है, तो now in front of you we have drugs that are obtained from or that are derived from minerals. First is calcium carbonate, which is used as antacid and calcium supplement. Then sodium bicarbonate, which is also used as antacid and as a urinary alkalizer. यूरिनरी अल्कनाइज़र नाम से ही समझ आ रहा है वैसे तो कि यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए, मतलब यूरिन का पीएच बढ़ा देते हैं. तो कभी कभी कुछ डिजीज्ड कंडीशन होती हैं जिसमें यूरिन को अल्कलाइन करने की ज़रूरत होती है, तो तब सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है. देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which is used as a laxative, antacid and to soothe skin in mild irritation. Okay. Then we have magnesium sulfate, which is also used as a laxative, anticonvulsant and in electrolyte replacement therapy. Ferrous sulfate as a hematinic in the treatment of iron deficit anemia. Then zinc oxide as skin protectant, sunscreen and wound healing preparations. आप सनस्क्रीन यूज़ करते होंगे मोस्ट प्रॉबेबली आप सब लोग, तो कभी उसका बॉक्स देखिएगा, उसमें जिंक ऑक्साइड शायद आपको मौजूद हो मिले. इसके अलावा बर्न्स वगैरह की जो वुंड ट्रीटमेंट क्रीम होती हैं उसमें भी जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है. देन वी हैव कैलामाइन which is used as protectant, antipruritic and soothing agent for skin. लैक्टोकैलामाइन आता है ना मार्केट में, आपने देखा होगा, शायद यूज़ भी किया हो, उसमें ये कैलामाइन होता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव आयोडीन विच इज़ रेडियो एक्टिव. इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कंडीशंस. अब एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि नॉर्मल आयोडीन क्यों नहीं, नॉर्मल आयोडीन भी तो ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव क्यों नहीं. तो अगर हम नॉर्मल आयोडीन लेंगे तो नॉर्मल आयोडीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का काम तो करेगा कि किसी के अंदर आयोडीन की कमी है वो दूर होगी. लेकिन अगर लाइक वी आर यूजिंग इट फॉर डायग्नोसिस वगैरह या फिर कैंसर वगैरह, देन वी नीड रेडियो एक्टिव टू किल द कैंसर सेल्स. ठीक है. देन वी हैव केओलिन. केओलिन इज यूज्ड एज एंटी डायरियल, एज एड्सॉर्बेंट and tablet and ointment formulations. ठीक है. Then talc is used as a tablet lubricant, dusting powder and glidant. This is ये अब ये यूज हो गया हमारा, लिखा है ना tablet lubricant, it is excipient. Then bentonite is used as a suspending agent and adsorbent. Lithium, which is used in as a psychoactive in treatment of bipolar disorder and depression. And then we have gold. Gold is used as anti-inflammatory in rheumatoid arthritis and in diagnostic images. Okay. Now we come to the advantages of using minerals as source of drug. First is easy availability, है ना. ये वाले minerals जो होते हैं ये बहुत easily, बहुत तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है अर्थ में, तो ईजिली अवेलेबल होते हैं फ्रॉम द नेचुरल डिपॉजिट, और दे कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड इन द हाईली प्योरिफाइड फॉर्म्स. द सेकेंड वन इज़ हाई प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. ठीक है, बहुत ही प्योर होते हैं जिसकी वजह से केमिकली स्टेबल होते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, दे हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड आर लेस ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन एंड मेनी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, मतलब शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो गई और डिग्रेडेशन नहीं होता है ना, एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे हम प्लांट्स या एनिमल्स से कोई सा ड्रग ले रहे हैं तो उसमें ये मसला होता है कि उसमें वो डिग्रेड हो सकते हैं, बट मिनरल्स से जो हम ड्रग्स लेते हैं उसमें ये मसला नहीं होता. थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ऑब्वियसली सिंस दे आर ईजिली अवेलेबल, दे आर
inexpensive as compared to the other drugs, and which makes them quite affordable and widely accessible. Fourth is standardized composition. Mineral drugs have a well-defined chemical composition, ensuring consistent quality, potency and therapeutic effect. ठीक है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री वगैरह एक वेल डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो इसमें ना पोटेंसी, क्वालिटी, इस सब का कोई मसला नहीं होता. जैसे कि हमारे जो ड्रग्स जो दूसरे सोर्सेज से हमें मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मरीन, उसमें सिंस उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, इट वेरीज विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक टेम्परेचर, जोग्राफिकल लोकेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वगैरह, तो उसी के हिसाब से उनकी बायोएक्टिव कॉम्पोजिशन वेरी करती है, जो कि ये मरीन डिराइव्ड ड्रग्स मिनरल डिराइव्ड ड्रग्स में नहीं होती है. फिफ्थ इज वाइड थेरेप्यूटिक विंडो. दे आर यूज्ड एज एंटासिड्स, active pharmaceutical ingredients, laxatives, nutritional supplement and pharmaceutical excipients. ठीक है ना, बहुत वाइड रेंज है जिसमें मतलब जैसे जैसे यूज़ हो सकते हैं. जैसे हमने देखा भी, लैक्सेटिव्स, एंटासिड, हेमाटेनिक्स, स्किन प्रोटेक्टेंट, सनस्क्रीन, है ना. तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. देन द लास्ट वन इज़ लो रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन. ये हमने अभी वही हाई प्योरिटी वाले ही more or less is the same thing. Unlike plant and animal material, mineral drugs are generally free from microbial contamination and biological degradation. ठीक है ना, since they are very stable, they have a longer shelf life and they are not susceptible to degradation as compared to, unlike plant and animal derived drugs. So then we have limitations. ठीक है, so the first one is limited pharmacological activity. Since these are inorganic compounds, they possess fewer bioactive compounds and thus have low therapeutic window. ठीक है, तो ये आप उससे कंफ्यूज मत करिएगा जो मैंने एडवांटेजेस में पॉइंट बताया है कि भाई दे हैव अ वाइड थेरेप्यूटिक विंडो. दे मतलब दे यूज़ इनके बहुत ज़्यादा हैं, बट वैसे हम देखें तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की विंडो इनकी कम है ना, बिकॉज दे आर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. सेकेंड वन इज टॉक्सिसिटी रिस्क. मैनी मिनरल्स कैरी हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, विच में कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज इफ प्यूरिफिकेशन इज नॉट एडिक्वेट. जी बिल्कुल, अब मिनरल्स हम अर्थ से ही ले रहे हैं, अब उनके साथ they may accompany other metals like arsenic, lead, mercury or other toxic metals, heavy metals. So if the purification is not correct, it may cause serious health issues. Third one is low bioavailability. Certain mineral compounds are poorly absorbed in the body, hindering their therapeutic effect. So mineral derived जो drugs होते हैं उनकी bioavailability कम होती है, जिसकी वजह से दे डोंट गिव द इंटेंडेड, दे डोंट गिव द रिक्वायर्ड व्हाट आई कैन कॉल इट द थेरेप्यूटिक इफेक्ट. सो इनकी फिर डोज उस केस में ज़्यादा होती है. फोर्थ वन इज एडवर्स इफेक्ट्स. मिनरल ड्रग्स acts non-specifically and thus are associated with adverse effects like constipation, nausea, etc. Like we saw in animal derived drugs, they are highly specific. These are not specific. They can act on various targets within the body and therefore they can give adverse effects like constipation, nausea, etc. Fifth, environmental contamination. Minerals can accumulate contaminants such as heavy metals or radioactive substances from the environment, affecting their safety. They may be accompanied with other heavy metals, so or radioactive substances. So safety is a big question in that case. Last one is limited use in modern therapeutics. Compared with natural products from plants and
microorganisms, relatively few modern drugs are directly derived from minerals. जी बिल्कुल, जैसे कि जिस हिसाब से एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रोऑर्गेनिजम्स या मिनरल्स से मरीन ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स डिराइव होते हैं, उस हिसाब से मिनरल से नहीं होते. तो दे आर इट्स वेरी लिमिटेड, it has a very limited use in modern therapeutics. So with this we come to the end of drugs derived from mineral sources. ठीक है. So अब next आगे मतलब बढ़ने से पहले at the end of the presentation there is a small section of terminology check. So जो हमने नए इसमें इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में हमने जो भी नए टर्म्स सीखे होंगे, हम एंड में उसको एक बार रिव्यू करेंगे. सो कुछ नया है, एंड तक देखिए वीडियो. सो हियर वी कम टू द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट टिश्यू कल्चर एज सोर्स ऑफ ड्रग्स. Now, plant tissue culture is the in vitro cultivation of plant cells, tissues or organs on a sterile nutrient medium under controlled environmental conditions, and it serves as alternative source for the production of valuable secondary metabolites used as drugs. ना अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको एक आइडिया होगा होता क्या है. इट इज़ अ इन विट्रो कल्टिवेशन. अब इन विट्रो मतलब, इन विट्रो बेसिकली मीन्स आउटसाइड द लिविंग सिस्टम और आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्योंकि ये हम लैब में करते हैं, एक लिविंग सिस्टम मतलब प्लांट में नहीं हो रहा है ये, तो इट इज़ इन विट्रो. और इससे क्या होगा, ये एक तो स्टेराइल कंडीशन में होता है. स्टेराइल का क्या मतलब हो गया है, वैसे तो स्टेराइल इन लिटरल मीनिंग मतलब इंग्लिश का अगर हम स्टेराइल इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन करें, इट मीन्स बैरन और अनफ्रूटफुल या बंजर, जैसे बंजर ज़मीन. ठीक है, जिससे कुछ प्रोडक्शन नहीं होगी. अनफ्रूटफुल मतलब फ्रूट नहीं मिला, मतलब पौधे नहीं उग पा रहे. लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टेराइल मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर का जो सेटअप होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम्प्लीटली फ्री रखा जाता है, तो वही है इसका मतलब. ठीक है. सो दिस सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर यूज्ड एज इन ड्रग्स. It can be utilized for production of secondary metabolites, micropropagation of medicinal plants, conservation of rare and endangered species, genetic improvement of medicinal plants, and production of disease-free planting material. ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो इससे मिलेंगे ही. इसके अलावा माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की. ठीक है ना, तो डायरेक्टली नेचुरल उससे ना करके हम ऐसे प्लांट्स में कर लेते हैं. इसके अलावा उन प्लांट्स की क्या बोलते हैं प्रोडक्शन की जाती है जो रेयर या एंडेंजर्ड हो गए हैं. देन कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इम्प्रूवमेंट इन द क्या बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करे जा सकते हैं. Plant tissue culture is a sustainable and reliable source of medicinal compounds, enabling year-round production of valuable drugs while conserving natural plant resources. अब naturally तो plant एक particular time पे आपका कोई भी bioactive compound देगा, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में ये पूरे साल आपको कभी भी अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिल सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर भी नहीं पड़ता. ठीक है. सो हेयर आर द ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट टिश्यू कल्चर. इसमें मैंने ओरिजिनल सोर्स भी लगा दिया है तो पता चले ओरिजिनली कहाँ से मिलता है और इसको प्लांट टिश्यू कल्चर से भी प्रोड्यूस किया जाता है. तो फर्स्ट वन इज़ द आर्टिमिसिन, ये हमने पढ़ा था. इट इज़ एंटी मलेरियल एंड द ओरिजिनल सोर्स इज आर्टिमिसिया एनुआ. एट्रोपिन विच इज एंटीकोलिनर्जिक एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना. Digoxin and digitoxin obtained from digitalis species and are cardiotonic, both of them. Then we have human serum albumin, the HSA. It is obtained from human blood and is used as a plasma expander.
Then we have paclitaxel or Taxol, which is originally obtained from Taxus species and is an anti-cancer drug. Rezapine, which is an antihypertensive drug and is obtained from Rauwolfia serpentina. Then we have vincristine, vinplastin, which is used as both of them are used as anti-cancer, and ये हमें मिलता है कैथेरांथस रोजियस, which is आम जबान में बताएं तो बहुत कॉमन है, घरों में होता है, सदाबहार का पौधा, छोटे छोटे पिंकिश पर्पलिश फ्लावर्स होते हैं वो, ठीक है. नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज ईयर अराउंड प्रोडक्शन. अभी जैसे हमने बात की कि इट डजंट डिपेंड ऑन द ईयर, सीजन, क्लाइमेट, द प्रोडक्शन इज ईयर अराउंड, ठीक है. देन वी कैन ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट्स, ठीक है ना. दे विल बी pathogen free and virus free plants because they are produced in sterile conditions. Third one is rapid multiplication. Large number of genetically similar plants can be produced in a short period using micropropagation, ठीक है. अब कुदरती तौर पे तो किसी भी पौधे को बड़े होने में, फिर उसको कोई भी जो भी बायोएक्टिव कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे या महीने लगेंगे. लेकिन इसमें ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी गेट द प्रोडक्ट दैट वी रिक्वायर. देन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल सेकेंडरी मेटाबोलाइट. रेयर और कमर्शियली इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट कल्टिवेटिंग होल प्लांट्स. वेरी ऑब्वियस, पूरे प्लांट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑर्गन को भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर में कल्टिवेट कर सकते हैं, या पूरे प्लांट को भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. देन वी हैव इंडिपेंडेंट ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन. तो ये नेचुरल हैबिटेट से एकदम फ्री होता है. हम प्लांट में ग्रो कर रहे हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, तो जोग्राफिकल लोकेशन का कोई मसला नहीं है, और आप लैब में ग्रो करते हैं और उसी से आपको रिक्वायर्ड ड्रग मिल जाता है. The last one is scope of metabolic engineering. Production of desired metabolites can be enhanced using elicitors, genetic engineering and bioreactor technology. अब अगर कोई सा कंपाउंड है, कोई सा ड्रग है जो हमें ज़्यादा चाहिए, तो by making certain changes, by modifying the technique like adding elicitors, genetic engineering या bioreactor technology, इससे हम अपनी production of desired metabolite we can increase it. Coming to limitations, first one is high initial setup and maintenance cost. Yes, this is this technique, the plant tissue culture requires expensive equipment, sterile facilities and skilled personnel. Second, risk of contamination. Cultures are highly susceptible to contamination by bacteria, fungi and viruses which can destroy the entire culture. बहुत एहतियात के साथ ये सब किया जाता है, कल्चर बनाया जाता है, इनॉक्यूलेशन वगैरह, एवरीथिंग इज डन वेरी केयरफुली. बट स्टिल, सिंस एयर कंटेन्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स, देयर आर चांसेस दैट योर कल्चर में गेट कंटामिनेटेड, जिसकी वजह से पूरा आपका कल्चर बेकार हो जाता है. थर्ड वन इज जेनेटिक इंस्टेबिलिटी. Repeated subculturing may cause somaclonal variation leading to changes in genetic makeup and metabolite production. अब repeated subculturing होती है तो कुछ changes आ सकते हैं हमारे culture में, like somaclonal variation, जिसकी वजह से genetic makeup change हो जाता है and thus metabolite production भी change हो जाता है. Fourth one is slow growth of some cultures. Certain plant species or tissues grow slowly, making commercial production less economical. कुछ होते हैं कल्चर्स या प्लांट स्पीशीज जो स्लो ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो आप ही कमर्शियल डिमांड को मीट अप नहीं कर पाते. द लास्ट वन इज डिफिकल्ट स्केल अप. So large scale production in bioreactors is technically challenging and requires optimization. अब कोई भी मेटाबोलाइट आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सो यू रिक्वायर बायोरिएक्टर्स, बट दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, सो दिस बिकम्स अ लिमिटेशन फॉर दिस. सो हियर वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर. इट वॉज अ बिट लेंदी.
आप देखिए सारी वीडियोस, समझ टाइम दीजिए थोड़ा, हर चीज़ समझ आएगी. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, नॉट एट ऑल. बस थोड़ा दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है. Coming to the last segment of this video, here we have the terminology check. मैंने सोचा कि इसको डाला जाए वीडियो में so that जो हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं उनका एक बार रिविजन हो जाए. So first is the active pharmaceutical ingredient or the API. As told, it is the substance in a medicine that produces the intended therapeutic effect. मतलब आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो जिस चीज़ के लिए वो ले रहे हैं, वो जो सब्सटेंस जिससे वो इफ़ेक्ट आएगा, दैट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. अनदर वन इज़ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स और सिंपली स्पीकिंग एक्सिपिएंट्स. ये वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो API के अलावा मौजूद होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, स्टेबलाइजेशन, प्रोटेक्शन और या डिलीवरी ऑफ द ड्रग में हेल्पफुल होते हैं. जैसे हो गया हमारा कलरिंग एजेंट, टेस्ट मास्किंग एजेंट, स्वीटनर्स या ल्यूब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, ये सब. नेक्स्ट इज laxatives. Laxatives are drugs that promotes or causes bowel movement and relieves constipation by softening the stool. ठीक है, ये स्टूल को सॉफ्ट करके इट हेल्प्स इन बावल मूवमेंट्स, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है. देन वी हैव हेमाटेनिक्स. हेमाटेनिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो RBC या हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बॉडी में एनहांस करते हैं और उसको मतलब अनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. देन वी हैव एंटीप्रूरिटिक. इट्स सिंपली दीज आर ड्रग दैट रिड्यूसेस इचिंग. ठीक है, खुजली वगैरह जो दूर करते हैं उनको कहते हैं एंटीप्रूरिटिक. देन वी हैव इन विट्रो. इन विट्रो मीन्स आउटसाइड अ लिविंग सिस्टम or organism, but here in terms of plant tissue culture, it means it has been done under controlled laboratory conditions. ठीक है, तो इसका एक और वर्ड है in vivo, which means within the living organism. ठीक है, और now the last one is sterile. Sterile literal meaning, as I told you, is barren or unfruitful, बंजर ज़मीन जैसे हो गई. But here in terms of plant tissue culture, it means free from microorganisms. So here we finish with this chapter. In the next video, we'll taking up a fresh chapter, fresh topic. Till then, stay safe and stay vigilant. Thanks for watching. Please like, comment and subscribe to my channel, Pharmacognosy with Dr. Lubna. If you know anyone who may benefit from this video, kindly do share the video. Thank you so much again.